बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज हम सेकंड सेमेस्टर का एनपी पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये स्लाइड केएमयू मोहम्मद इकबाल जो सीनियर लेक्चर है केएमयू के, उन्होंने लिखे हैं और इसमें हम एमसीक्यूज़ पर भी तवज्जो देंगे। और टोटल हमारे पास स्लाइड्स है 53 स्लाइड है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे केएमयू में किस तरह एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, यानी कि सेकंड सेमेस्टर नर्सिंग में। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं विद एमसीक्यू। ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद एक स्टूडेंट को चाहिए कि उन्हें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। किन चीज़ों का? यूरिनरी सिस्टम का, और इसके साथ साथ जो यूरिनरी सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं उनका, और इसके साथ साथ जो किडनी का जो फंक्शन है मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी कि स्ट्रक्चर लेवल पर। डिस्कस द किडनी इन टर्म ऑफ द एक्सटर्नल एनाटॉमी, ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। फंक्शन के साथ साथ हम किडनी के एक्सटर्नल और इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ईच कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन in term of the filtration, selective reabsorption and secretion in the involve the permission of the urine। हम नेफ्रॉन के हर एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ फिल्ट्रेशन कि किस तरह फिल्ट्रेशन होता है, सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन होता है, और इसके अलावा सेक्रेशन होता है किसके लिए? यूरिनरी फॉर्मेशन के लिए। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूरेटर। हम किडनी का जो पार्ट्स है यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आखिरी में हम मैच्योरेशन प्रोसेस को डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ मैच्योरेशन प्रोसेस। हमारे पास थर्ड स्लाइड है डेफिनेशन। जैसे कि हमने पहले कहा कि यूरिनरी सिस्टम को हम डिफ़ाइन करेंगे, तो व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम? डेफिनेशन: यूरिनरी सिस्टम द सिस्टम विच इज़ स्पेशलाइज्ड टू फिल्टर द ब्लड प्लाज्मा, excrete the waste product and regulate the body water acid base electrolyte balance। यूरिनरी सिस्टम हमारा इस तरह सिस्टम है जो स्पेसिफिक ब्लड प्लाज्मा को क्या कहते हैं? फिल्टर करती है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है प्लाज्मा ब्लड में, उन चीज़ों को रिअब्जर्व करती है, और जो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह है और बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या करती है? ब्लड से यूरिन की शक्ल में बाहर निकालती है। तो यानी कि ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है, इसमें एक्सक्रीशन भी होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, जैसे कि नाइट्रोजनस बेस, और जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे नाइट्रोजन सीक्रेट होता है और टॉक्सिक मटेरियल। और इसके अलावा रेगुलेट द बॉडी वाटर। हमारी बॉडी में वाटर को रेगुलेशन कौन करता है? यूरिनरी सिस्टम किडनी के ज़रिए। और एसिड बेस यानी कि हाइड्रोजन आयन का ब्लड में कम या ज़्यादा होना, तो ये भी यूरिनरी सिस्टम बैलेंस करता है। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना, तो ये कौन बैलेंस करता है? यूरिनरी सिस्टम। अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह ये ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं, और वाटर को, और वेस्ट प्रोडक्ट को, और इस तरह एसिड बेस को, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। नेफ्रोलॉजी, व्हाट इज़ नेफ्रोलॉजी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द किडनी। हम इसमें क्या करते हैं कि साइंटिफिक स्टडी करते हैं एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, हम फंक्शन स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ पैथोलॉजी ऑफ द किडनी, जो डिजीज़ होती है किडनी के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर एक वर्ड आया है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ मेन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, जैसे कि हम जानते हैं कि नेफ्रॉन के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ ताकि बेसिक आपका बन जाए। नेफ्रॉन जो होता है वो हमारी बॉडी में किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बेसिक यूनिट है, यानी कि किडनी जो काम करती है वो नेफ्रॉन के ज़रिए करती है, क्योंकि नेफ्रॉन छोटा सा बेसिक यूनिट है किडनी का। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इनके दो टाइप्स हैं नेफ्रॉन्स के, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है किडनी के कॉर्टेक्स में होता है 17 to 80%, और ये ब्लड वॉल्यूम को क्या करता है? बैलेंस करता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हमारे किडनी में कितना होता है? 20 to 30%, और ये क्या करता है? ये ख़ास वाटर को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। और इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि नेफ्रॉन्स के दो पार्ट्स है, एक है रीनल ट्यूब्यूल्स और दूसरा है रीनल कॉर्पस्कल्स। तो अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। यूरोलॉजी, द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन विच डील्स विद द मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेडिसिन का वो ब्रांच में जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम स्टडी करते हैं मेडिसिन को जो इफ़ेक्ट करते हैं मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम को, और साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ये हमारे पास यूरोलॉजी हो गया। हमारा
फोर्थ स्लाइड है ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 2 किडनीज लेफ्ट एंड राइट, 2 यूरेटर्स, यानी कि हर एक किडनी से 2 मस्कुलर तारें निकलती है और वो अटैच होती है यूरिनरी ब्लैडर के साथ, और वो एक होता है। यूरिनरी ब्लैडर से बाद में एक यूरेथ्रा निकलता है। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन ऑफ द किडनी, हमारी किडनी का क्या फंक्शन है? एक्सक्रेशन ऑफ द वेस्ट, बिल्कुल जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी से वेस्ट निकालता है, यानी कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म जब होता है उससे मुख्तलिफ़ किस्म के बाई प्रोडक्ट वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो बाद में हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं होती बल्कि टॉक्सिक होते हैं। तो इसलिए हमारे ब्लड का प्लाज्मा फ़िल्टर होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो कौन करता है? किडनी करता है। तो ये हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालती है कि यूरिन की शक्ल में हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। सेकंड फंक्शन है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ द ब्लड आयोनिक कंपोजिशन। दे हेल्प रेगुलेट द ब्लड लेवल्स ऑफ द सेवरल आयंस लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस। तो ये हमारे जो आयंस होते हैं बॉडी में उनका रेगुलेशन कौन करता है? किडनी करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम हमारे बॉडी में बैलेंस इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है? वाटर का बैलेंस करता है, यानी कि जब ये मिनरल फॉर्म में हमारे बॉडी में होते हैं तो ये वाटर बैलेंस करता है और ब्लड प्रेशर को बरकरार रखता है। और सोडियम हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की शक्ल में भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये नर्व्स और मसल्स को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा कैल्शियम का क्यों बैलेंस होना ज़रूरी है? क्योंकि ये नर्व सिग्नल के लिए ज़रूरी है, और इस तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जब नॉर्मल फंक्शन के लिए, क्योंकि हमारा जो नर्व्स होते हैं और मसल होते हैं उनके लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम जैसे कि आप जानते हैं कि ये बोन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बोन हम इसके बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है बोन फॉर्मेशन में, और बोन्स के अलावा इसके साथ साथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में और नर्व्स स्टिमुलेशन में भी कैल्शियम का इम्पोर्टेंट रोल है। क्लोरीन किस के लिए इम्पोर्टेंट है? इसका बैलेंस इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्लड पीएच के लिए, जैसे ब्लड पीएच यानी कि एसिडिटी बेसिसिटी ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, और इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम को भी बरकरार रखता है। और PO4 यानी कि PO4 की शक्ल में फास्फोरस हमारे बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि टीथ की कंपोजिशन में भी इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ बोन फॉर्मेशन में भी, और स्पेशली DNA में भी फास्फोरस होता है। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच, जैसे कि हमने पहले कहा कि किडनी हमारी पीएच को भी रेगुलेट करती है। किस तरह? द किडनी रेगुलेट द हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट टू मेंटेन द ब्लड पीएच। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये एसिडिटी हमारे ब्लड में इंक्रीज़ करता है, और HCO3 कार्बोनियम आयन ये हमारी बॉडी में क्या करता है? बेसिसिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ब्लड में इसका बैलेंस कौन बरकरार रखता है? हमारी किडनी। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, किस तरह हमारी किडनी ब्लड वॉल्यूम को बरकरार रखती है, बैलेंस रखती है? द किडनीज एडजस्ट द ब्लड वॉल्यूम बाय कंजर्विंग और एलिमिनेशन वाटर इन द यूरिन। जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी होती है हमारे ब्लड वॉल्यूम में, तो क्या होता है? किडनी रिएब्जॉर्प्शन प्रोसेस करता है। किस तरह रिएब्जॉर्प्शन प्रोसेस करता है? ADH एक हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और ये किडनी का एक पार्ट है जो बाद में आप पढ़ने वाले हैं, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिव डक्ट। इस पर ADH अटैच होता है, और इसको क्या करता है? वाटर ऑब्जर्प्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और वो ब्लड में क्या होता है? ट्रांसफ़र कर देते हैं प्लाज्मा है, जिसकी वजह से यूरिन कम प्रोड्यूस होती है। हमारे बॉडी में वाटर, हमारे बॉडी से वाटर कम बाहर निकलता है। वाटर में जब ब्लड वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हो, यानी कि वाटर हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, तो ADH कम सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से वाटर हमारे बॉडी से यूरिन की शक्ल में बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये तो हुआ ब्लड वॉल्यूम का बैलेंस वाटर के ज़रिए जो हमारी किडनी करती है। आगे फंक्शन पढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, द किडनी रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। किडनी क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते, बैलेंस करते। किस तरह? बाय सेक्रेटिंग द एंजाइम रेनिन विच एक्टिवेट द रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन पाथवे। जब हमारा ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं
रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये एक चेन वाइज सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, फॉल होता है, तो किडनी रेनिन सिक्रेट करते हैं ब्लड में, और जब ब्लड में रेनिन सिक्रेट होता है तो उसकी वजह से फ्लूइड का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ द फ्लूइड होता है और द बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। तो हमने इससे क्या जाना कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे ब्लड प्रेशर को एलिवेट करती है। किस तरह? जब किडनी रेनिन सिक्रेट करता है, रेनिन की वजह से ब्लड का जो फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट है उसमें बैलेंस होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ऑस्मोलैरिटी, हमारे जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी होता है, ब्लड का जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी यानी कि वाटर और फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर हमारे ब्लड में होता है उसको भी किडनी मेंटेन कर रखती है। कैसे हम किडनी मेंटेन करते हैं? जैसे कि हमने एडीएच हार्मोन को पढ़ा, एडीएच हार्मोन की वजह से, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट को ऑब्जर्व करना या यूरिन में निकालना, तो ये इसके ज़रिए ब्लड ऑस्मोलैरिटी बरकरार रहती है। प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स, द किडनी प्रोड्यूस टू हार्मोन्स, दो किस्म के हार्मोन सिक्रेट करता है। कैल्सिट्रायोल जो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, जो कैल्शियम के होमोस्टेसिस में मदद देता है, कैल्शियम को होमोस्टेस बैलेंस में रखती है। और एरिथ्रोपोइटिन सेकंड हार्मोन है, वी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, ये हमारे रेड ब्लड सेल को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि किडनी तो और भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरपेनेफ्रिन, अल्डोस्टेरोन और कॉर्टिकॉइड। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है और एड्रिनल ग्लैंड वो सिक्रेशन करते हैं, वो किडनी का पार्ट्स नहीं है, वो किडनी के ऊपर पार्ट होता है। तो ये तो हमारा हुआ प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज कम होता है तो क्या होता है कि किडनी के ज़रिए हमारी बॉडी अमीनो एसिड को यानी कि ग्लूटामीन को ग्लाइकोनेजेनेसिस प्रोसेस के ज़रिए ग्लूकोज में चेंज करता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूकोमीन ग्लूकोज न्यूजेनेसिस यानी कि परमिशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेटेड ऑर्गन्स, जैसे कि अमीनो एसिड तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी अमीनो एसिड को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोन्यूजेनेसिस के प्रोसेस किडनी की मदद से हमारी बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज होता है। तो ये तो हुआ रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, द किडनी डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स एंड फ्री रेडिकल थ्रू पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम की वजह से किडनी क्या करता है? टॉक्सिक ड्रग्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। टॉक्सिक ड्रग्स में जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं या हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म में कोई टॉक्सिक मटेरियल बनाती है तो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं नेफ्रॉन में, तो वो ऑब्जर्व करते हैं टॉक्सिक मटेरियल को और यूरिन में बाहर निकालती है हमारी बॉडी से। तो ये हमारा फंक्शन हुआ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, आपको चाहिए कि आपको इन किडनी का फंक्शन याद होने चाहिए। 7वां स्लाइड है एनाटॉमी ऑफ द किडनी। हमारी किडनी की एनाटॉमी किस तरह है? द पेयर्ड किडनी आर बीन शेप्ड, किडनी की जो शेप है वो लोबिया जैसी होती है, बीन शेप, लेफ्ट और राइट, लोकेटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किडनी कहाँ पर लोकेटेड है? लास्ट थोरेसिक। लास्ट थोरेसिक कौन सी थोरेसिक है बताओ? T12 और थर्ड लंबर T3, यानी T12 और T3 के दरमियान हमारा क्या होता है? किडनी होता है। तीसरा पॉइंट है पार्शली प्रोटेक्टेड बाय द 11 एंड 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन 11 और 12 रिब्स की वजह से होती है, यानी कि 11 और 12 जो रिब्स है वो थोड़ी सी नीचे है और वो फ्लोटिंग करती है, तो वो हमारी किडनी को प्रोटेक्शन देती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लाइंग जस्ट अबव द वेस्ट बिटवीन द पेरिटोनियम एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, हेंस दे आर सेड टू बी रेट्रोपेरिटियर, यानी कि बिहाइंड फॉर देयर पोजीशन। किडनी कहाँ पर वाक़या है? वेस्ट में। वेस्ट का क्या मतलब है? वेस्ट का मतलब है बिलो द रिब एंड अबव द हिप, हिप से ऊपर और रिब से नीचे, रिब्स से नीचे जो पोजीशन है वहाँ पर किडनी होती है और उसे वेस्ट कहा जाता है। और ये पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन है, यानी कि एब्डोमेन जो है उससे पीछे है, हेंस इसलिए ये कहा जाता है रेट्रोपेरिटियल पेरिटोनियल फॉर देयर पोजीशन। ऐसे हम रेट्रोपेरिटोनियल भी कहते हैं, यानी कि रेट्रो बैक साइड ऑफ द पेरिटोनियल। द राइट किडनी इज स्लाइड लोअर, यहाँ पर ये स्किल भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो राइट किडनी है वो थोड़ा सी नीचे है,
अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसकी वजह से। देन द लेफ्ट, बिकॉज द लिवर ऑक्यूपाइज कॉन्सिडरेबल स्पेस ऑन द राइट साइड सुपीरियर टू द किडनी, क्योंकि लेवर की वजह से जो हमारा राइट साइड में जो लेवर है उसने थोड़ा सा एरिया कवर किया है, और उसकी वजह से हमारा जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे है। हम यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है, और यह 2 किडनी है और बीन शेप है। 9 स्लाइड है हमारा एक्सटर्नल एनोटमी। हमने एनोटमी पढ़ा, अभी हम एक्सटर्नल एनोटमी के पढ़ने जा रहे हैं। अ टिपिकल एडल्ट किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 6 सेंटीमीटर वेट एंड 3 सेंटीमीटर थिक। एक एडल्ट एज का किडनी कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में, और जब हम इसका वेट देखते हैं तो इसका हाफ 5 और 6, तो इसका हाफ हुआ, और 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और वेट कितना है? 135 to 150। आपको ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना होगा। द कनकेव बॉर्डर ऑफ द ईच किडनी फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम। किडनी का जो कनकेव बॉर्डर होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही होता है, मतलब उसके फेस करता है, साथ ही होता है। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि ये जो कनकेव बॉर्डर है यहाँ पर ब्लड वेसल भी जा चुके हैं और नर्व्स भी, और ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ बिल्कुल फेस करता है। और इस जगह को हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा डीप होते हैं, उनको हम रीनल हेलम कहते हैं। रीनल हेलम के ज़रिए क्या होता है? ये इसके ज़रिए ब्लड के वेसल किडनी के ब्लड वेसल और नर्व्स अंदर और बाहर जाते हैं। 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू सराउंडेड ईच किडनी। हमारे 3 लेयर्स है टिश्यू के जो किडनी के ऊपर होते हैं। कौन कौन से? द सुपरफिशियल लेयर, सबसे ऊपर वाला, रीनल फेशिया। आपको ये पता होना चाहिए, रीनल फेशिया हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, और ये थिन होता है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है, एंकर एड टू द एब्डोमेन वॉल, और ये क्या करती है? ये मिलाती है इसको एब्डोमेन वॉल के साथ। दूसरा लेयर हमारे पास है मिडल लेयर, दरमियाने वाले जो लेयर होते हैं उसे एडिपोज कैप्सूल भी कहा जाता है। इज़ अ फैटी टिश्यू, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देती है ट्रॉमा से, इसलिए इसका फैटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ज़्यादा हिफाजत दे सके। द डीप लेयर कौन सा है? रिनल कैप्सूला, और ये क्या करता है? ये स्मूथ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट शीट जैसा होता है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और ये डेंस होता है, मतलब ज़्यादा होती है कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर। इट प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम ट्रॉमा, ये भी ट्रॉमा से क्या करता है? किडनी की हिफाजत करता है। हमने 3 किस्म के लेयर पढ़े, रीनल फेशिया ऊपर वाला हिस्सा, एडिपोज कैप्सूल, रीनल कैप्सूला, और ये प्रोटेक्ट करती है ट्रॉमा से। Intersection of the kidney shows 2 distinct regions, super radiation area called renal cortex and a deep radiation inner region is called renal medulla। किडनी के 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाले हिस्सा को जो सुपरफिशियल रेडिश होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप रेडिश नहीं होता, तो वो रेनल कॉर्टेक्स है हमारे पास, और ये बार कलर का होता है। और इस तरह इसके साथ साथ रेनल मेडुला भी हमारे किडनी का हिस्सा है, और ये डीप रेडिश है, बिल्कुल रेडिश है, और ये इनर पार्ट है हमारा किडनी का। ये ऊपर वाला थोड़ा सा ऊपर हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, और रेनल मेडुला ये आप डायग्राम में आगे देख सकेंगे। द रीनल कॉर्टेक्स स्मूथ स्ट्रक्चर एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो ऊपर वाला लेयर है उससे लेकर रीनल पिरामिड तक हमारे पास क्या है? कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर। इनटू द स्पेसेस बिटवीन देम, और इसके साथ साथ जो स्पेसेस है बिटवीन उनके दरमियान, पिरामिड के दरमियान। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह कॉर्टेक्स कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं, तो कॉर्टेक्स हमारे पास कौन सा एरिया? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पिरामिड के दरमियान जो स्पेसेस है ये भी आते हैं। पिरामिड क्या है? यहाँ से लेकर ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ तक, और ऐसे हम मेडुला भी कहते हैं इस पिरामिड को। तो ये हमारे पास कॉर्टेक्स हुआ, और ये हमारे पास मेडुला हुआ, और पिरामिड भी इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉर्टेक्स हुआ। द पोर्शन ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा दैट एक्सटेंड बिटवीन द रीनल पिरामिड, जो रीनल पिरामिड के दरमियान होता है उसे क्या कहते हैं? रीनल कॉलम्स। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली, ये है रीनल कॉलम, ये है रीनल कॉलम जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है, और ये किसके दरमियान है? पिरामिड के दरमियान जो एरिया है इसे हम रीनल कॉलम कहते हैं। अच्छा, रीनल कॉर्टेक्स is divided into outer cortical region
एंड इनर जक्स्टामेडुलरी जोन। रीनल कॉर्टेक्स डिवाइड हुआ है दो रीजन में। कॉर्टिकल जोन का मतलब है जो कॉर्टेक्स का जो हिस्सा है ऊपर वाला आउटर, उनको कॉर्टिकल जोन कहा जाता है। और इनर जक्स्टामेडुलरी जो मेडुलरी के जो हिस्सा आता है। जक्स्टा मीन्स ये नेफ्रॉन्स है और ये मेडुलरी जोन में आते हैं। तो रीनल कॉर्टेक्स ये डिवाइड हुआ है आउटर कॉर्टिकल जोन में जिसका अपना हिस्सा होता है, और जक्स्टामेडुलरी जोन जिसमें क्या होते हैं मेडुलरी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन भी आते हैं और ये मेडुलर के एरिया में आते हैं। द रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ द कॉन शेप रीनल पिरामिड। रीनल मेडुला दूसरा हिस्सा है किडनी का और ये किस पर मुश्तमिल है, रीनल पिरामिड पर। द बेस जो है वाइडर होता है ऑफ ईच पिरामिड फेसेस द रीनल कॉर्टेक्स एंड इट्स एपेक्स नैरो एंड कॉल्ड रीनल पेपिलाई। और इसका जो एपेक्स है वो नैरो एंड है, जिसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। इसका जो एपेक्स है वो जिसका जो एपेक्स है ये एपेक्स है और ये बेस है। बेस जो है वाइडर है और इसका जो एपेक्स है ये नैरो है और इसको हम रीनल पेपिला भी कहते हैं। तो हमारे पास ये पिरामिड हुआ मेडुला में और इसके दो हिस्से हुए, जो एक वाइडर रीजन एपेक्स वाला और एक है नैरो रीजन जिसको हम रीनल पेपिलाई भी कहते हैं। तो ये तो हमारा हुआ मेडुला। Together, the renal cortex and the renal pyramid constitute the parenchyma function portion of the kidney. जब इनर कॉर्टेक्स एंड रीनल पिरामिड यानी कि मेडुला जब मिलते हैं साथ तो ये पेरेंकाइमा बनाते हैं। पेरेंकाइमा ये फंक्शन पोर्शन ऑफ द किडनी, वो फंक्शन एरिया है जहाँ पर नेफ्रॉन होते हैं और उसकी वजह से सारी किडनी फंक्शन करती है। विद इन पेरेंकाइमा आर द माइक्रोस्कोपिक फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। यहाँ पर आया कि नेफ्रॉन जो है माइक्रोस्कोपिक फंक्शन यूनिट है किडनी का और ये पेरेंकाइमा का ये पेरेंकाइमा है और ये पेरेंकाइमा में होता है। अबाउट 1 मिलियन इन ईच किडनी, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख है हर एक किडनी में। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मैंने पहले भी बताया था कि नेफ्रॉन किडनी में 10 लाख, हर एक किडनी में 10 लाख होते हैं। यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रॉन तो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है तो इसलिए यूरिन इसमें बनता है। ड्रेन इनटू द पेपिलरी डक्ट और ये बाद में पेपिलरी डक्ट जो डक्ट्स होते हैं ट्यूब होते हैं उसमें ड्रेन होता है ऑफ द पिरामिड और बाद में वो कैलेक्स में और कैलेक्स में के बाद कलेक्टिंग डक्ट में उसके बाद बाहर निकलता है। द पेपिलरी डक्ट्स ड्रेन इनटू द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइनर एंड मेजर कैलेक्स। बिल्कुल माइनर और मेजर कैलेक्स होते हैं और ईच किडनी है 8 to 18 माइनर कैलेक्स है। मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि माइनर कैलेक्स कौन से है और ये 8 से 18 है और जो 2 to 3 है वो हमारे पास मेजर कैलेक्स है। माइनर 8 to 18 कौन से हैं, ये है माइनर कैलेक्स। ये है जो पिरामिड जो ख़त्म होता है उसकी नीचे ही हमारे पास ये सारे माइनर है और मेजर जो इसके बाद ये बड़ा हिस्सा आता है। तो ये हमारे पास मेजर कितनी हुई, मेजर कम है और माइनर 8 to 18 और मेजर 2 to 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम द मेजर कैलेक्स यूरिन ड्रेन इनटू सिंगल लार्ज कैविटी। जब माइनर से कैलेक्स से मेजर में आता है यूरिन तो फिर यूरिन क्या होता है, जाता है सिंगल लार्ज कैविटी में। कैविटी होती है रीनल पेल्विस में और देन आउट थ्रू यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेटर के ज़रिए फिर यूरिनरी ब्लैडर को पास होता है और यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर यूरेटर के ज़रिए बाहर जाता है। ठीक है, हमारे पास डायग्राम है माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स में फिर रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस के बाद फिर क्या होता है यूरेटर में आता है। यूरेटर के बाद गॉल ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर यूरेटर के जो थ्रू बाहर निकलता है। तो ये तो हमारे पास ये 12वां स्लाइड था, 13 ये डायग्राम है हमारे पास। तो ये भी हमारे पास डायग्राम है, बार बार एक बार दोहराई जाती है ताकि आपको समझ आ सके। फाइब्रस कैप्सूला और रीनल कॉर्टेक्स यहाँ पर दिखाया गया है, रीनल मेडुला, रीनल पेपिलाई, फैट इन द यूरिन साइनस। जब फैट यहाँ पर पेट भी होता है रीनल साइनस में, रीनल साइनस यहाँ पर छोटे छोटे खाली कैविटी होती है। रीनल लूब पहले माइनर होता है, फिर मेजर कैलेक्स होता है, फिर रीनल पेल्विस होता है, फिर उसके ज़रिए यूरेटर में आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये बार बार एक बात दोहराई जाती है ताकि आपको समझ आ सके।
ये फिर ये वही बात बार बार दोहराई जा रही है कि रेनल पेपिलाई, कॉन्सेंट्रेटेड कोलोमन कैप्सूल, रेनल पैरामाइड, तो ये सारे हमने डिस्कस किए। नेफ्रॉन, जैसे कि आपने अभी तक नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा जाना कि नेफ्रॉन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, और हर एक नेफ्रॉन में दो हिस्से होते हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्रिब्यूल। रीनल कॉर्पसल फिर मज़ीद डिवाइड होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क होता है, मैं आपको डायग्राम में अभी बताऊंगा ग्लोमेरुलस, और इसके साथ साथ ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी है, जैसे बोमन कैप्सूल भी कहा जाता है। बोमन कैप्सूल ये इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से कि ग्लोमेरुलस कैप्सूल को बोमन्स कैप्सूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बोमन्स ने एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। ये कप जैसा है दैट सराउंड द ग्लोमेरुलस कैपिलरी। ग्लोमेरुलस कैपिलरी में आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। ये आर्टरीज है, यहाँ पर डेंस फॉर्म में मतलब जमा है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहते हैं या बोमन कैप्सूल। तो यहाँ पर पेट्रेशन होती है, पेट्रेशन जब बाहर आती है तो एक इस कप में जमा होती है बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल में जाके ये प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में आता है। अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मैं आपको इमेजिनेशन करता हूँ। ये फिर यहाँ से नीचे डिस्टेंडिंग कम्युनिटी ट्यूब्यूल से आता है, और फिर डिसेंडिंग ट्यूब्यूल से आता है, और फिर ऊपर एसेंडिंग ट्यूब्यूल से जाता है। फिर यहाँ पर डिस्टाइल, यहाँ ग्लोमेरुलर से थोड़ा सा दूर है, डिस्टाइल ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स यहाँ से आकर ट्यूब्स में कलेक्टिंग डब में जाता है। कलेक्टिंग डब से फिर ये बाहर यूरिनेशन की शक्ल में जाता है। तो ये हमारे पास ओके नेफ्रॉन कंटिन्यू है। ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर इन द ग्लोमेरुलस कैप्सूल। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में फिल्टर होता है, एक कैपिलरीज के तारे होते हैं। देन फिल्टर फ्लूइड पास टू द रीनल ट्यूब्यूल्स, फिर उस सारे ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, जैसे कि मैंने प्रॉक्सिमल का बताया, डिस्टल का, एसेंडिंग ट्यूब्यूल्स का, प्रॉक्सिमल का, कलेक्टिव डक्ट का, फिर यूरेटर के जरिए बाहर जाता है। द रीनल ट्यूब्यूल हैज़ 3 मेन पार्ट्स इन द आउटर ऑफ द ब्लड पास थ्रू इट। रीनल ट्यूब्यूल्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है रीनल ट्यूब्यूल्स, और यह ग्लोमेरुल्स जो होता है कौन से पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, प्रॉक्सिमल ये होते हैं, और लूप ऑफ हेनले ये लूप ऑफ हेनले होते हैं। इसका डिसेंडिंग पार्ट एसेंडिंग पार्ट होता है, और इसके अलावा डिस्टल यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, लेकिन डिस्टल पार्ट है ये। तो ये तीनों हिस्से हैं, हाँ यहाँ पर डिस्कस किया गया है। द डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल ऑफ द सेवरल नेफ्रॉन एम्प्टी इनटू सिंगल कलेक्टिव डक्ट। जब यहाँ से डिस्टल ट्यूब्यूल से जब फिल्टर नीचे आता है तो ये कलेक्टिव डक्ट में आता है। कलेक्टिव डक्ट में यहाँ पर सारा यूरिन कलेक्ट होता है। अच्छा, कलेक्टिव डक्ट में जब आता है तो ये फिर देन कन्वर्ज इनटू द लार्ज पेपिलरी डक्ट विच ड्रेन इनटू द माइनर कैलक्स, मेजर कैलक्स, रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर। नेफ्रॉन्स यहाँ पर है, नेफ्रॉन्स यहाँ सारा जो ट्यूब्यूल्स है, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल, बोमन कैप्सूल, सारा प्रोसेस यहाँ हुआ। माइनर कैलक्स से मेजर कैलक्स में, मेजर कैलक्स में फिर रीनल पेल्विस में, तो यहाँ पर जमा हुआ। रीनल पेल्विस से फिर क्या होता है, यूरेटर के ज़रिए बाहर आता है, और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेटर के ज़रिए बाहर निकलता है। तो ये मैंने माइनर से आपको लार्ज स्ट्रक्चर पर बताया। तो ये सारा कुछ प्रोसेस हुआ है, रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर यूरेटर के ज़रिए बाहर जाता है। तो ये हमारा नेफ्रॉन था। ये फिर डायग्रामेटिकली डिस्कस किया गया है, वही सारा सब कुछ है। ग्लोमेरुलस अंदर जो तारे हैं, और इसके बाद ये बोमन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले है, और इसके बाद डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल होता है। फिर इसके बाद कलेक्टिव डक्ट आता है, कलेक्टिव डक्ट के बाद फिर माइनर कैलक्स, मेजर कैलक्स, फिर रीनल पेल्विस, फिर उसके बाद यूरेटर के ज़रिए बाहर जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बताता चलूँ कि जो आर्टरीज जो अंदर जाती है इस कैप्सूल में, तो उसको हम कहते हैं एफिरेंट आर्टरी, ये याद रखो, एफिरेंट आर्टरी। और जो आर्टरीज या कैपिलरीज बोमन कैप्सूल से जो निकलते हैं तो उसको हम इफिरेंट कहते हैं, याद रखो। तो ब्लड कौन ले जाता है, एफिरेंट, और कौन ले जाता है, एफिरेंट। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बताता हूँ जो यहाँ पर नहीं डिस्कस किए गए।
मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल जो है ये 80% वाटर रीअब्जर्प्शन करती है। रीअब्जर्प्शन, जब दोबारा बॉडी को ज़रूरत होती है तो फिर दोबारा रीअब्जर्व करती है। और इसके बाद इसके साथ साथ जो लूप ऑफ हेनले पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, यहाँ पर भी वाटर रीअब्जर्प्शन होती है। और जब ऊपर जाती है एसेंडिंग ट्यूब्यूल, यहाँ पर सोल्यूट रीअब्जर्प्शन होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और डिस्टल पार्ट जो हमारा है ये ब्लड पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है ये इसके ज़रिए सीक्रेट होता है, ये बैलेंस करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और हमारा लास्ट पर कलेक्टिव डक्ट जो होता है ये एडीएच के लिए परमेएबल होता है, यानी कि एंटीडायरेटिक जो हार्मोन है पोस्टेरियर से जो सीक्रेट होता है ये यहाँ पर इस पर काम करता है कलेक्टिव डक्ट पर। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ पेपर में, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन वही बातें की गई कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियोल, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, बोन कैप्सूल, यही वो सारी बातें डिस्कस की गई। और ये हमारा स्ट्रक्चर है दोबारा डिस्कस किया गया यहाँ पर। ये फिर माइक्रोस्कोपिकली डिस्कस किया गया है कि किस तरह कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन होता है, यहाँ पर दोबारा डिस्कस किया गया है माइक्रोस्कोप लेवल पर। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि सेंडिंग लिम्फ डिसेंडिंग लिम्फ, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिकली इसको डिस्कस किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग है, ये ऊपर जाता है एसेंडिंग है। तो ये, और यहाँ पर डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल है और ये कलेक्टिव डक्ट है। फ्लो ऑफ यूरिन किस तरह फ्लो करते हैं, थ्रू नेफ्रॉन के ज़रिए बोन कैप्सूल प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में जाता है, फिर इसके बाद डिसेंडिंग लूम भी, फिर एसेंडिंग लूम में, और फिर इसके बाद डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में, और फिर इसके बाद कलेक्टिव डक्ट में आता है, फिर पेपिलरी डक्ट में, माइनर कैलेक्स में, मेजर कैलेक्स में, रीनल पेरिनेस यूरेटर में, ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर निकलता है। ये इस तरह तरतीब से नीचे आया है, और फिर इसके बाद ये वाला स्टेप शुरू होता है और ये फिर नीचे जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आता रहा होगा। टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन, 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया आपको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मैं आपको बताता चलूँ कि 70 to 80% है हमारे कॉर्टेक्स के एरिया में, इसलिए कॉर्टेक्स का नाम दिया गया है। और ये क्या करता है, इट इज शॉर्टर लूप ऑफ द हेनले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये शॉर्टर लूप ऑफ द हेनले ये रखता है। जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन, जैसे कि आप जानते हैं कि जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन 20 to 30% है हमारा मेडुलरी पार्ट में। इसका जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले वो बहुत ही लॉन्ग है, और जो मेडुला पार्ट है किडनी का उसके साथ ही होता है, यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये आप देख सकते हैं ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और ये जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन है, बिल्कुल नीचे लूप ऑफ हेनले है। तो डिफरेंशिएट आपको पता चल चुका होगा। क्लासेस ऑफ द नेफ्रॉन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जैसे कि मैंने बताया कि 70 to 80% है, यानी कि 85% भी हो सकते हैं, और ये कॉर्टेक्स में होते हैं। जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन के कहाँ होते हैं, ये मेडुला जंक्शन पर होते हैं, मेडुला जहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इसका लूप ऑफ हेनले जो है बहुत ही लॉन्ग है, यहाँ पर दोबारा डिस्कस किया गया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। हिस्टोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन एंड कलेक्टिव डक्ट। अभी नेफ्रॉन और कलेक्टिव डक्ट के हम हिस्टोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। एपिथेलियल सेल फॉर्म द वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल एंड डक्ट्स। एपिथेलियल सेल क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के वॉल बनाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल के और डक्ट्स के। जैसे कि ग्लोमेरुलर कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल भी ऐसे कहते हैं हम। यहाँ पर वेसरल एंड पेराइटल लेयर मौजूद है। द वेसरल लेयर कंसिस्ट ऑफ द मॉडिफाइड सिंगल स्क्वामस एपिथेलियल सेल कॉल्ड पोरोसाइट्स, फूड लाइक प्रोजेक्शन पेडिकल, wrap around the single layer of the endothelial cell of the glomerulus capillary and form the inner wall of the capsule। ये जो वेसरल लेयर जो है ये स्क्वामस सेल पर मुश्तमिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो ग्लोमेरुलस बोन्स कैप्सूल का जो लेयर है वो स्क्वामस सेल से बना है, जिसे हम पोरोसिस भी कहते हैं, पोरोसिस। और ये फूड लाइक प्रोजेक्शन है, इनके बाहर से निकले भी होते हैं थोड़े से। और ये सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल के जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को बनाता है और इसके साथ साथ इसके वालों को भी बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज है वो किससे बने होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियल सेल से।
The parietal layer of the glomerular capsule consists of the single squamous epithelial and form the outer wall of the capsule. जैसे कि हमने विजरल को पढ़ा, अभी हम पैराइटल लेयर को पढ़ते हैं। पैराइटल लेयर ये मुश्तमिल थे सिंपल स्क्वामस पर। यहाँ पर कौन से स्क्वामस थे? ये भी सिंपल स्क्वामस है और ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल है एंड फॉर्म द आउटर ऑफ द कैप्सूल, जो बाहर का हिस्सा बनाते हैं। वो कौन सा हिस्सा बनाते थे? वो सिर्फ अंदर और ये बाहर। फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंटर द कैप्सुलर स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू लेयर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। फ्लूइड जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, जैसे कि वो हमने पहले पढ़ा कप में जो कैपिलरी होते हैं वहाँ से निकल कर बोमेंस कैप्सूल में जाते हैं अंदर, और द स्पेस बिटवीन टू लेयर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल उसके दरमियान रहते हैं, बोमेंस कैप्सूल में जमा होते हैं। रेनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिव डक्ट, यानी कि द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो ग्लोमेरुलस के साथ ही होता है, वहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होते हैं। ये याद रखो, ये बहुत बार ये एमसीक्यूज आ चुके हैं। विद माइक्रोवेल्यू ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फेसिंग द ल्यूमेन टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का जो हिस्सा है वो बार बार इस तरह एक ही जगह पर फोल्ड हुआ है ताकि सरफेस को फिल्ट्रेशन देने में मदद दे, ताकि फिल्ट्रेशन सही तरीके से हो सके और एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन में। और इसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। द थिक एसेंडिंग लिम्ब, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट एसेंडिंग लिम्ब को डिस्कस किया गया है, लेकिन लूपम हेलनी का दो हिस्से है। एक पहले जो नीचे जब आते हैं तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, और जब ऊपर जाते हैं तो फिर एसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो जब नीचे आते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट एसेंडिंग ऑर्डर को डिस्कस किया गया है। जब आप ऊपर जाते हैं और उसके बाद डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है और बाद में कलेक्टिव डक्ट हमारा आखिरी हिस्सा आता है। तो लूप ऑफ हेलनी का एसेंडिंग लास्ट पार्ट है, और ये किस चीज़ से बना है? सिंपल कॉलमर एपिथेलियल। यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल था, यहाँ पर सिंपल कॉलमर एपिथेलियल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉलमर एपिथेलियल सेल इन दिस रीजन आर कोडेड टुगेदर एंड फॉर्म मस्कुलर डेंसा। मस्कुलर डेंसा का मतलब है कि एक ही जगह पर बार बार फोल्ड किया गया है। तो यहाँ पर जो कॉलमर एपिथेलियल सेल है वो बार बार फोल्ड किया गया है, और जैसे हम मस्कुलर डेंसा कहते हैं यही बनाता है। हमारे पास 34वां स्लाइड है। अलोंग साइड द म्यूकुलर डेंसा के साथ साथ द वॉल्स ऑफ द एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टियोल कंटेंट स्मूथ मसल फाइबर कॉल्ड जुक्स्टामेडुलरी सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एफेरेंट वो फाइबर मसल फाइबर होते हैं या वॉल्स ऑफ द मसल्स होते हैं जो ब्लड को किडनी की तरफ लाता है। इफेरेंट जो ब्लड किडनी से बाहर ले जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिहाज से अपने साथ लिख लो। और ये क्या करता है? ये मुश्तमिल होता है स्मूथ मसल फाइबर की, जिसे हम जुक्स्टामेडुलरी सेल भी कहते हैं। बोथ म्यूकोसा डेंसा एंड जी सेल फॉर्म्स द जुक्स्टामेडुलरी apparatus which help in regulating blood pressure। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब म्यूकुलर डेंसा और ग्लोमेरुलर जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है? जुक्स्टामेडुलरी apparatus, जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में बहुत इम्पोर्टेंट अहम किरदार रखता है। यहाँ पर दोबारा डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर इन्होंने लूप ऑफ हेलनी के बाद डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल डिस्कस किया गया है, हमारा सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, और इसके बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट आता है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल बिगेन शॉर्ट डेंस पार्ट द मेडुलर डेंसा म्यूकुलर डेंसा का शॉर्ट पार्ट, यानी कि ये भी एक जगह पर फोल्ड किया गया है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल देयर इज टू टाइप्स ऑफ सेल, द प्रिंसिपल सेल which have the receptor for the both antidiuretic hormone ADH, जो ADH हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं पोस्टीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो यहाँ पर इसके रिसेप्टर है। एंड अल्डोस्टेरोन जो सोडियम और वाटर और कैल्शियम के अब्जर्प्शन करते हैं, रिअब्जर्प्शन करते हैं और इसको बरकरार रखता है। तो प्रिंसिपल सेल कहाँ पर होते हैं? डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पार्ट में, और यहाँ पर ADH और अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं। इंटरकलेटेड सेल ये ब्लड पीएच को बरकरार रखता है।
हाइड्रोजन आयन को या तो रिअब्जॉर्ब करता है या सिक्रेट करता है इस तरह, और इस तरह कार्बोनेट आयन को भी और पोटाशियम को भी। फिर लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट डक्ट क्या करता है, वो जो यूरिन अभी बना है ये सारे पार्ट से गुजर कर कलेक्टिंग डक्ट में आया, और कलेक्टिंग डक्ट अभी माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, और इसके बाद फिर रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस के बाद फिर यूरेटर में, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेटर के ज़रिए बाहर निकलता है। यूरिन इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह यूरिन हमारे बॉडी में किडनी में बनती है और फिर वो बॉडी से बाहर जाती है। अब यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह यूरिन बनती है। टू प्रोड्यूस द यूरिन, nephron and collecting ducts perform three basic processes: glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. यूरिन को बनाने में नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट ये इम्पोर्टेंट कुछ प्रोसेस करते हैं, जैसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन कहते हैं और ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा फर्स्ट स्टेप है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को जानने से पहले अपने साथ ये नोट एमसीक्यूज लिख ले कि एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है, यानी कि जो किडनी की तरफ जो ब्लड लाता है, उनका डायमीटर बड़ा है कंपेयर टू एफेरेंट आर्ट्रियोल जो किडनी से ब्लड बाहर ले जाता है। तो यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस डेवलप होगा जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन्स कुछ इस तरह मेम्ब्रेन है कि वो फिल्ट्रेशन करते हैं, और वो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जाता है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल जैसे कि हम बोमेंस कैप्सूल भी कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल के बाद फिर रेनल ट्यूब्यूल में जाता है। रेनल ट्यूब्यूल जिससे जो रिअब्जॉर्प्शन सेकंड प्रोसेस में जाता है, और उसके बाद फिर ट्यूबुलर सेक्रेशन में। तो हमने जाना कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर डिफरेंस की वजह से मेम्ब्रेन्स में स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होते हैं, फिल्ट्रेशन होते हैं, और उसके बाद ग्लोमेरुलर कैप्सूल में ये फिल्ट्रेशन आता है। और इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपने साथ एमसीक्यूज लिख ले। और इसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, आयंस, नाइट्रोजनस वेस्ट, सम हार्मोन्स, वाटर, सब कुछ होता है। अभी हमारा दूसरा प्रोसेस आता है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, या हम इसे कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें ख़ास किस्म के चीज़ें दोबारा रीअब्जॉर्ब होती है। एज द फिल्टर फ्लूइड फ्लोज अलोंग द रीनल ट्यूब्यूल and the collecting dirt, the cell in the tube absorb about 99% of the filter fluid and main useful solute, thus the water and solute return into the blood. Tubular reabsorption जब ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो फिल्टर हुआ आता है, तो उसके बाद जब ट्यूब्यूल में दाखिल होता है, उसके बाद सारे ट्यूब्यूल में रिअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, यानी कि प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनले में और डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में। इसमें दोबारा 99% जो फिल्ट्रेट है वो दोबारा ब्लड में जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि प्लाज्मा को, ब्लड प्लाज्मा को ज़रूरत होती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये रिअब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में। अपने साथ एमसीक्यूज लिख ले। और इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, सारे कुछ चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ 80% सोडियम क्लोराइड एंड वाटर रिअब्जॉर्ब यहाँ पर होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। और द फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनले, जब नीचे आता है द लूप ऑफ हेनले का वाटर रिअब्जॉर्ब करना है कहाँ पर, डिसेंडिंग में। और एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो वाटर को इम्परमेबल, ये अपने साथ लिख ले। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो पार्ट है, यानी कि जो ऊपर जब जाते हैं डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर इम्परमेबल वाटर है, यानी कि एसेंडिंग लूप जो है वो इम्परमेबल वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपने साथ लिख ले। ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है, हमारा लास्ट प्रोसेस ए द फ्लूइड फ्लोज अलोंग द रीनल ट्यूब्यूल। जब ये फ्लूइड जो है फिल्टर जो है ट्यूब्यूल में जाता रहता है, ये सारे ट्यूब्स में, तो और इस तरह कलेक्ट डक्ट में भी, तो देयर सेल सेक्रेट अदर मटीरियल। तो कुछ सेल ऐसे है कि इस तरह के मटीरियल सेक्रेट करते हैं जो वेस्ट हो और जो ड्रग्स हो, जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो, एक्सेस आयन हो, इनटू द फ्लूइड। किस फ्लूइड में सेक्रेट करता है, जो यूरिन की शक्ल में अभी बाहर जाने वाला है। दस द ट्यूबुलर सेक्रेशन रिमूव द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या हुआ कि फजूल वेस्ट को बाहर बॉडी से निकालते हैं यूरिन की शक्ल में। लेकिन ये याद रखो कि ट्यूबुलर सेक्रेशन जो है एक्टिव प्रोसेस है,
इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी हमने सारा कुछ पढ़ा, ग्लोमेरुलर स्पेक्ट्रेट यहाँ पर बनता है पहले, फिर यहाँ पर प्रोक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में जो 80% मैंने आपको कहा, और इसके साथ साथ मैंने 180 लीटर का भी कहा कि पर डे होता है। और फिर दोबारा नीचे आता है डिस्टल में वाटर रिअब्जर्प्शन होता है, और एसेंडिंग में जाता है तो वाटर को इम्परमिएबल है, वाटर यहाँ ऑब्जर्व नहीं हो सकती, सोल्यूट रिअब्जर्प्शन होता है। और जब डिस्टाइल में आते हैं तो डिस्टाइल हाइड्रोजन आयन का फंक्शन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पीएच को बरकरार रखता है। और जब हम जाते हैं कलेक्टिंग ड्रग में तो फिर ये यूरिन को जमा करता है, और फिर ये रीनल कैलेक्स में, और माइनर मेजर कैलेक्स में, और फिर रीनल पेल्विस में, और फिर यूरेटर में, और यूरेटर के जरिए फिर यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेटर से बाहर जाता है। तो ये सारा कुछ था हमने अभी पढ़ा, और ये दोबारा डायग्राम को यहाँ पर दिखाया गया है। ये दोबारा सब कुछ जो हमने पढ़ा, ये बोमन्स कैप्सूल है, और यहाँ पर फिल्ट्रेशन आती है अंदर, और सारा कुछ प्रोसेस होता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये मैंने जब आपको पहले बेसिक बताया कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और ये एक इस तरह का प्रेशर है जो इन दोनों प्रेशर पर भारी होता है, जिसकी वजह से नेट फिल्ट्रेशन होता है। और ये 55 mmHg होता है, और ये दोनों, एक जो हमारे पास है 15 है, और दूसरा हमारे पास है 30 mmHg प्रेशर है। और 10 mmHg प्रेशर इसका जो ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सब कुछ प्रोसेस होता है और यूरिन बनता है। तो इसको डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। वन प्रेशर प्रमोट द फिल्ट्रेशन, यही एक प्रेशर है जो प्रमोट करते हैं फिल्ट्रेशन को। द टू प्रेशर अपोज द फिल्ट्रेशन, ये दो प्रेशर जो है ये अपोजिशन करते हैं इस एक प्रेशर को। इट इज़ द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एक प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में विच इज़ अबाउट 55 mmHg। इट प्रमोट द फिल्ट्रेशन बाय फोर्सिंग द वाटर एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, वाटर और फ्लूइड को क्या करते हैं, फोर्स लगाता है इस पर, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पर फोर्स लगता है, और मेम्ब्रेन में कुछ सोल्यूट और वाटर पार्टिकल बोन्स कैप्सूल में जाता है। लेकिन दो इस तरह के प्रेशर है जो इसको अपोज करते हैं। एक है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये बाहर से ऑपोजिट प्रेशर है जो अपोज करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बाय द फ्लूइड ऑलरेडी इन द कैप्सुलर स्पेस एंड रीनल ट्यूब्यूल, जो ऑलरेडी रीनल ट्यूब्यूल में जो बाहर ट्यूब्यूल में जो फ्लूइड है वो दूसरे फ्लूइड को अंदर आने नहीं देते, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को जो फिल्ट्रेशन होती है, और ये अपोज करते हैं। ये 15 mmHg में होता है, ऑपोजिट होता है। और ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन, और ये सल्यूट की वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से, एल्ब्यूमिन, ग्लूमिन एंड फेनोजिन इन द ब्लड प्लाज्मा। इट इज़ आल्सो अपोज द फिल्ट्रेशन विच इज़ अबाउट 30 mmHg। ये भी क्या होता है, सल्यूट पार्टिकल की शक्ल में प्रेशर लगाता है किस चीज़ पर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर, ताकि ग्लोमेरुलर फिल्टर जो फिल्टर हुआ है वो अंदर आ ना सके। लेकिन ये भी कम है, 30 mmHg है, और ये इसका 55 mmHg क्यों होने की वजह से 10 mmHg ज़्यादा है, तो इसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस आगे होता है, और फिल्ट्रेशन आगे बोमेंस कैप्सूल में जाता है, और वो फिर ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, और फिर वो बाहर यूरिन की शक्ल में बाहर बॉडी से निकलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन करता है वो किस रेट से करता है, ये करता है हर एक मिनट में तकरीबन एक एडल्ट के लिए जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एवरेज है वो 125 मिलीलीटर पर मिनट है, जो एक दिन में कितने बनते 180 लीटर, और ये मेल्स के लिए। और फीमेल के लिए 105 मिलीलीटर पर मिनट फिल्ट्रेशन होती है। अभी हम दोबारा एनाटॉमी पर आए, के ऑर्गन पर आए। यूरेटर को हम पढ़ने वाले हैं, यूरिनरी ब्लैडर को हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पहले भी इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, और ये फिर यूरेथ्रा है, और फिर बाद में हमारे पास कुछ ही स्लाइड रहते हैं। तो अभी हम यूरेटर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यूरेटर जो है ये थिक वॉल ट्यूब है विच इज़ 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। यूरेटर जो है ये हमारे हर एक किडनी से नीचे आते हैं, एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और 1 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर है। 3 layers form the यूरेटर, 3 लेयर है यूरेटर को बनाती है। द टॉपमोस्ट लेयर इज
adventitia, the middle is lamina propria, and the innermost is mucosa which is surrounded by the muscularis. तो ये 3 लेयर्स है यूरेटर के, और ये यूरेटर को क्या करते बनाते हैं, जिसमें यूरिन पास होता है। यूरिन कहाँ से पास होता है? किडनी से जब बनता है यूरिनी, तो ये यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। द यूरेटर ओपन द ऑब्लिक टू द वॉल ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर क्या करता है, ये पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर अटैच होता है। और यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास दूसरा ऑर्गन है। द यूरिनरी ब्लैडर इज़ द हॉलो, ये एक हॉलो एम्प्टी स्पेस ऑर्गन है। डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्पेसिस। तो ये हमारा जो प्यूबिक सिम्पेसिस है, प्यूबिक सिम्पेसिस जो है, प्यूबिक सिम्पेसिस जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसके पीछे होता है और ये हॉलो इन शेप होता है, और ये यूरिन को स्टोर करता है इन मेल्स इन द इंटीरियर टू द रेक्टम। मेल में क्या होता है, रेक्टम को सामने होता है, यानी कि रेक्टम के सामने होता है। इन फीमेल्स इंटीरियर टू द वेजाइना, और वेजाइना आगे होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर पीछे होता है, और ये वेजाइना को बिल्कुल इंटीरियर सामने होता है। एंड इंफीरियर टू द यूरेट्रस, और ये यूट्रस को इंटीरियर साइड में होता है। ये भी इसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम होल्ड द यूरिनरी ब्लैडर इन पोजीशन, यानी कि पेरिटोनियम का जो फोल्ड है उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर अपनी पोजीशन में फिक्स रहता है। इट राइजेज इनटू द एब्डोमिनल कैविटी व्हेन इट इज़ फुल, जब वो यूरिन इसमें जाता है तो ये राइज होता है, इसके बल्जिंग होता है जैसे कि बैलून्स। यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी एवरेज, ये इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, ये पास पेपर में भी आया है। 7 से 800 मिलीलीटर तक इसकी कैपेसिटी है, यानी कि कैपेसिटी है इसकी तकरीबन 7 से 800 मिलीलीटर ये बर्दाश्त कर सकता है। इट इज़ द स्मॉलर इन फीमेल बिकॉज ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस की वजह से स्मॉल होता है फीमेल्स में, तो ये भी इसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। In the floor of the urinary bladder is a small triangular area called trigon। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ट्राइगोन ट्रायंगुलर शेप बनता है यूरिनरी ब्लैडर में, एक स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया बनता है, तो इसको हम ट्राइगोन कहते हैं। ये भी इसके लिहाज इंपॉर्टेंट है। द 2 पोस्टीरियर कॉर्नर ऑफ द ट्राइगोन, जो 2 पोस्टीरियर कॉर्नर है ट्राइगोन के, कंटेन 2 यूरिथ्रल ओपनिंग एंड 1 इंटरयूरिथ्रल ओरिफाइस, जिसकी वजह से यूरिथ्रा बाहर निकलता है। 2 यूरिथर जो यूरिटर ओपनिंग है, यानी कि यूरिटर अंदर आते हैं और एक यूरिथ्रा बाहर जाता है, वो किसकी शक्ल में? ट्राइगोन के शक्ल में। द 3 टिश्यू लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर आर द सेम एज दोज ऑफ द यूरिटर। जो 3 लेयर्स है यूरिनरी ब्लैडर के, वो एक ही जैसे यूरिटर के, जैसे कि यूरिटर बना है। द मस्कुलर दैट सराउंड द म्यूकोसा इज आल्सो कॉल्ड डिट्रसर मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मसल्स जो ब्लैडर को सराउंड करते, ब्लैडर को बनाते हैं, उसे हम डिट्रसर मसल भी कहते हैं। और रग द फोल्ड इन द म्यूकोसा आल्सो टू परमानेंट एक्सपेंशन ऑफ द ब्लैडर, ये क्या करते हैं? ब्लैडर को एक्सपेंशन में हेल्प देती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये फोल्ड इन ताकि स्पेस, ताकि यूरिन के लिए जगह ज़्यादा बन सके। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज़ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर विच इज़ अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो यूरेथ्रल जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में है, और यूरेथ्रा का जो इंटरनल कंट्रोल है यानी ब्लैडर के साथ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो अभी इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह। ब्लैडर के बाहर आता है यूरिथ्रा। द यूरिथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस इन द फ्लोर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस है यानी कि जो दबा हुआ हिस्सा है, वहाँ से एक ट्यूब लाइक, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। और ये बाहर हिस्सा, ये बॉडी का बाहर हिस्सा है जो ब्लैडर से निकला हुआ है। यूरिथ्रा इन फीमेल इन शॉर्टर, लेकिन ये फीमेल बहुत शॉर्ट है कंपेयर टू मेल। ये फीमेल में 4 सेंटीमीटर है और मेल में 20 सेंटीमीटर। देयर आर 2 यूरिथ्रा स्फिंक्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 2 स्फिंक्टर है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो यूरिन को कंट्रोल करती है। इंटरनल स्फिंक्टर मसल ऑफ द यूरिथ्रा लोकेटेड एट द ब्लैडर्स इंफीरियर एंड, ये ब्लैडर के साथ नज़दीक होता है। एंड द यूरिथ्रा प्रॉक्सिमल एंड, और यूरिथ्रा की थोड़ा सा दूर हिस्सा, क्योंकि यूरिथ्रा तो बॉडी से बाहर निकला हुआ हिस्सा है और ये ब्लैडर के साथ है। ऑफ द यूरिथ्रा विद द यूरिनरी ब्लैडर,
और ये जंक्शन है ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का यूरिथ्रा के साथ। यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा कौन मिलाता है? स्पेंक्टर, इंटरनल स्पेंक्टर। लेकिन ये इंटरनल स्पेंक्टर जो है ये स्मूथ मसल से बना है और ये इनवॉलंटरी है। इससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि जब चाहे खोल दे और जब चाहे ओपन कर दे। और ये ऑटोनोमिक सिस्टम कंट्रोल करता है, खुद ब खुद ये ऑटोनोमिक सिस्टम से कंट्रोल होता है। अभी हम एक्सटर्नल स्पेंक्टर को मसल को पढ़ते हैं। ये कंट्रोल होता है लोकेटेड एट द ब्लैडर डिस्टल इंटीरियर एंड, ये ब्लैडर से बिल्कुल दूर होता है। इन द फीमेल्स एंड इंफीरियर टू द प्रोस्टेट। और ये क्या होता है? प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स है, यूरिथ्रा के ऊपर जो ग्लैंड है वो उसके साथ इंफीरियर है एट द लेवल ऑफ द मेम्ब्रेन यूरिथ्रा इन मेल। ये मेल में प्रोस्टेट के साथ ही होता है इंफीरियरली। अनलाइक द इंटरनल स्पेंक्टर, ये इंटरनल स्पेंक्टर मसल की तरह नहीं होता कि कंट्रोल नहीं रहता, बल्कि द एक्सटर्नल स्पेंक्टर इज मेड ऑफ स्केलेटल मसल से बना है। देयरफॉर इट इज़ अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ये वॉलंटरी कंट्रोल हमारे कंट्रोल में है, जब चाहे खोल दे, यूरिनेशन करे, जब चाहे बंद कर दे। ऑफ द सोमेटिक नर्व्स, ये सोमेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है, हमारे ऑर्डर में रहता है। द मेल यूरिथ्रा इज सब डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। मेल का यूरिथ्रा है 20 सेंटीमीटर, मजीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पास थ्रू प्रोस्टेट, यानी कि जो जिस पर जहाँ प्रोस्टेट होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा द शॉर्टर पोर्शन विच पासिस थ्रू द डीप पेरिनियन मसल, ये वो शॉर्ट हिस्सा है जो डीप पास होता है पेरिनियन मसल से। और स्पॉन्ज यूरिथ्रा द लॉन्गेस्ट पोर्शन विच पासिस थ्रू पेनस, और ये स्पॉन्ज यूरिथ्रा वो यूरिथ्रा है जो बिल्कुल पेनस से पास होता है, यानी कि बॉडी से बाहर निकला हुआ ऐसा स्पॉन्ज यूरिथ्रा है। तो ये यूरिथ्रा के स्पेंक्टर है। ये हमारे पास था इंटरनल, ये था एक्सटर्नल, और यहाँ पर ये यूरिथ्रा है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और इसको सोमेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। मैच्योरेशन किसे कहते हैं? मैच्योरेशन मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, पास पेपर में कई बार आया है और हमारे कुछ ही स्लाइड रहते हैं, एक स्लाइड रहता है सिर्फ। मैच्योरेशन का मतलब है यूरिनेशन करना। डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मैच्योरेशन, यानी कि यूरिनेट करना। ऐसे हम यूरिनेशन और वर्डिंग भी कहते हैं। और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से दोबारा कह रहा हूँ, लिखने अपने साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच्योरेशन आकर थ्रू कम्बिनेशन ऑफ द इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब वो इनवॉलंटरी मसल और वॉलंटरी मसल कंबाइन होते हैं तो ये मैच्योरेशन में मदद देते हैं, मैच्योरेशन प्रोसेस में। किस तरह? जैसे कि हमने स्पेंक्टर को पढ़ा, इंटरनल स्पेंक्टर, एक्सटर्नल स्पेंक्टर। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इन द ब्लैडर रीचेस 200 to 400 मिलीलीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब 200 से 400 मिलीलीटर वॉल्यूम पहुंच जाए यूरिनरी ब्लैडर में तो प्रेशर विद इन ब्लैडर इंक्रीज है, तो ब्लैडर में क्या होता है? प्रेशर बनना शुरू होता है। एंड स्ट्रेचर रिसेप्टर स्ट्रेच होते हैं एंड इट्स वॉल ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर से सिग्नल पहुंच जाता है कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में। दीज इम्पल्सेस प्रोपेगेट द मैच्योरेशन सेंटर, ये मैच्योरेशन एक सेंटर है इन द सैक्रल कॉर्ड। सैक्रल कॉर्ड जैसे कि आप जानते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड हो चुका है। सैक्रल कॉर्ड एक ऐसा स्पाइनल कॉर्ड का S2 और S3, तो ये सेंटर है मैच्योरेशन का। S2 और S3 सैक्रल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा है, नीचे हिस्सा है, लंबर वाला नीचे हिस्सा है, और ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं मैच्योरेशन के। इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एंट्रिकल स्पाइनल रिफ्लेक्स कॉल्ड मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। ये स्पाइनल कॉर्ड का S2 S3 हिस्सा रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम यूरिनेशन करते हैं। एंड द रिफ्लेक्स एक्शन पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस जनरेट होता है, प्रोपेगेट फ्रॉम द मैच्योरेशन सेंटर टू द यूरिनरी ब्लैडर वॉल एंड इंटरनल यूरिनरी स्पेंक्टर। फिर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर को ये सिग्नल पहुंच जाते हैं, और इंटरनल यूरिनरी स्पेंक्टर क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं इनवॉलंटरी, और यूरिन बाहर निकलता है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्स इज काज्ड इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिस्ट्रेस मसल, जो ब्लैडर को मसल बनाती है। एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल यूरिथ्रा स्पेंक्टर मसल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैरासिम्पैथेटिक इनवॉलंटरी मसल सिस्टम क्या करता है? इंटरनल यूरिथ्रा स्पेंक्टर मसल को क्या कहता है? रिलैक्स करता है, यूरिन आगे जाता है। यहाँ पर एक बात की गई कि सिमल्टेनियसली द मैच्योरेशन सेंटर इनहिबिट सोमेटिक मोटर न्यूरॉन। अचानक क्या होता है? जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, यानी कि इंटरनल स्पेंक्टर रिलैक्स होते हैं, तो यूरिन पेनस की तरफ आगे आता है, एक्सटर्नल बॉडी की तरफ।
तो समल्टेनियसली एक जगह पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी जनरेट हुआ और अभी सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स को भी इनहिबिट किया जाएगा। कैसे सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स के इनहिबिट, क्या मतलब, यानी कि जब सोमैटिक मोटर न्यूरॉन इनहिबिट होंगे, हमने नॉर्मली तो हमारे जो मसल है हमारे कंट्रोल में है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वो तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन जब इनहिबिशन यहाँ होती है तो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन का इनहिबिशन होता है तो स्केलेटल मसल भी रिलैक्स होते हैं और इसकी वजह से यूरिन बाहर निकलता है। अपॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिनरी ब्लैडर वॉल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर, और जब स्फिंक्टर दोनों रिलैक्स होते हैं तो यूरिनेशन टेक प्लेस, तब यूरिन बाहर निकलता है और मैच्योरेशन प्रोसेस होता है। तो ये हमारा था आखिरी स्लाइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्लाइड इंशाल्लाह क्लियर हो चुके होंगे और इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एमसीक्यूज़ बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं इस पर एमसीक्यूज़ भी बनाऊँगा कि किस तरह के के पेपर में इससे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं वो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह इस चैप्टर से बनाऊँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।